नाज़रीन, एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट अपनी फैसला कुन जंग लड़ रहा है, जो उसके मुस्तकबिल का फैसला करेगा, जो फलस्तीन का फैसला करेगा, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट सामने आ रही है वो इंतहाई हिस्टोरिक है। इससे ज्यादा हिस्टोरिक खबर जो है वो हो नहीं सकती है। नाज़रीन, आइसलैंड और नेदरलैंड दो बहुत बड़े ममालिक हैं यूरोप के। इन दोनों ने आज जो काम किया है ये तारीख के अंदर जब वो याद रखा जाएगा। और आखिरकार ह्यूमैनिटी दुनिया में प्रवेल कर रही है, आखिरकार इंसानियत जो है वो फतह पा रही है, आखिरकार इंसानियत खड़ी हो रही है और जो इवल पार्स हैं आखिरकार उनको शिकस्त होकर रहेगी। जो शैतानी कुव्वतें इस दुनिया को अपने जाल में जकड़ना चाहती हैं आखिरकार उनको शिकस्त होकर रहेगी। नेदरलैंड और आइसलैंड दोनों ने आज आलमी अदालत में ICJ के अंदर जो साउथ अफ्रीका का केस है जेनोसाइड का अगेंस्ट इजराइल, उसको ज्वाइन कर लिया है। हम किसी OIC मुल्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम नेदरलैंड की बात कर रहे हैं और हम आइसलैंड की बात कर रहे हैं। दोनों ने साउथ अफ्रीका का केस ऑफ जेनोसाइड अगेंस्ट ICJ उसको जाकर जब ज्वाइन कर लिया है। आइसलैंड एंड नेदरलैंड ज्वाइन ICJ केस अगेंस्ट इजराइल जेनोसाइड इन गाजा। अच्छा, अब बात यह है कि साथ स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि वीटो पावर को जब खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि 40 मरतबा अमेरिका ने वीटो किया है इसराइल के लिए और इसराइल को जब बचाया है, तो अब इस वीटो पावर का जब खात्मा होना चाहिए जो इस्तेमाल किस मकसद के लिए हो रही। अच्छा, तो देखिए बात यह है कि स्पेन और यानी स्पेन, आइसलैंड और नेदरलैंड ये जो मुल्क गए हैं, स्पेन चूंकि पहले से ये बाकी मालिक और ज्वाइन कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि कल कोई फैसला आने वाला है, ऐसा नहीं कि कल कोई पनिशमेंट इसराइल को होने वाली है। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि दुनिया किस डायरेक्शन के अंदर बढ़ रही है। ये इस बात का सबूत है कि ये जो जेनोसाइड हुआ है ये वन डे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। जब इसराइल का शिकंजा कमजोर होगा, जब सुपर पावर नहीं रहेगी जो इसराइल को बचाने के लिए वहां पर मौजूद है, जो आलमी अदालत के जजेस के ऊपर सैंक्शन लगाती है। और हमने आपको बताया था कि दुनिया की जो मॉरल फोर्सेस हैं उन्होंने बहरहाल एक पोजीशन ले रखी है कि ये सही है, ये गलत है। हां, सही इस वक्त प्रवेल नहीं कर पा रहा, लेकिन सही क्या और गलत क्या। वेटिकन देखें, वेटिकन की पोजीशन क्या है, तो वेटिकन फिलहाल कुछ कर नहीं सका, लेकिन वेटिकन की पोजीशन तो है। तो इसी तरह बहुत सारे मुल्कों ने, दुनिया की मॉरल फोर्सेस ने पोजीशन ले रखी है कि सही है गलत ये है। हां, इस वक्त जिन कुव्वतों का कब्जा है, जिनके पास ताकत है, हम उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ताकत हमेशा तो नहीं रहनी। आखिर बैलेंस ऑफ पावर बदलना तो है, जो इस जंग के बाद बदल रहा है। आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। फॉरेन पॉलिसी ने आज लिखा है कि ईरान वॉर इज चेंजिंग द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, इट इज रीशेपिंग द बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है ना, ये आलमी अदालत जो है ये सॉरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लिख रहा है। ठीक है ना, तो बैलेंस ऑफ पावर जो दुनिया में बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा। और ये जो आज इन्होंने फैसला लिया है, इसके बाद यूरोप पर भी प्रेशर आएगा, मजीद मालिक के ऊपर कि आप भी आगे बढ़ें, और OIC के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप क्यों नहीं जाते, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते। ठीक है ना। और दूसरा यह कि इसराइल का जो नैरेटिव है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, अब यूरोप से वो आवाजें उठ रही हैं कि नहीं इसने किया है। उनका अदालत में जाना ही इस बात का सबूत है कि दे कंसीडर कि जेनोसाइड हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये एक तारीखी वाकया है। अच्छा, IRGC और जो है वो लेबनान की जानिब से ज्वाइंट अटैक किया गया है, वो आगे चलकर हम आपके सामने जो रखेंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका, जिस पर अमेरिका प्रेशर डाल रहा है कि चाइना से दूर हो जाओ और ये फैसला केस वापस ले लो, ये सारा कुछ, साउथ अफ्रीका ने आज अमेरिकी एम्बेसडर को बुलाया है, समन किया है ओवर कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। दुनिया में कोई अमेरिकी एम्बेसडर को समन कर नहीं सकता है, साउथ अफ्रीका ने समन किया है। तो ये दुनिया की जो डिफरेंट पावर्स हैं, जो मिडिल पावर्स हैं, वो बहल स्टैंड कहीं ना कहीं जब ले रही है। साउथ अफ्रीका का बड़ी प्रेशर है कि ईरान से दूर हो जाओ। अच्छा, अब जरा और खबरें देखिए। जर्मनी ने कहा है, जर्मनी का चांसलर जो सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान जंग का भी और जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है उसका भी ये सबसे बड़ा सपोर्टर, और ये वो है जो कह रहा था नेतन्याहू इज डूइंग डर्टी वर्क फॉर अस। आज क्या कह रहा है? जर्मनी डज नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ वॉर ऑन ईरान। भाई क्यों नहीं आपने हिस्सा बनना? कहता है हम ईरान की जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। भाई तो क्यों नहीं बन सकते? सोचिए ना, वजह क्या है? तो वजह यह है कि अब इस जंग में सबको अपनी तबाही नजर आ रही है। यूरोप को अब नजर आ रहा है कि भाई हमारा तो इसमें सत्यानाश मजीद होने वाला है, हमारी इकोनॉमी का, हमारी जो आप देखें माइग्रेशन होगी तो उसके नतीजे में जो सोसाइटी में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं वो किस दर्जे के ऊपर जाएंगे। तो जर्मनी में जो सबसे बड़ा सपोर्टर है, जिसने गजा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा असलहा दिया है, और ईरान जंग में सबसे बड़ा सपोर्टर है कि ईरान को डिस्ट्रॉय होना चाहिए, कह रहा है जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। सही हो गया। सो यूरोप अपने आपको क्या है डिस्टेंस कर रहा है, और फ्रांस और इटली जाकर ईरानियन से बात कर रहे हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने, हमारे लिए खोला जा रहा, हमारे शिप्स गुजरने दें। मैक्रोन ने कॉल की है MBS के साथ, और जो है वो डीएस्केलेशन और रेपरकशंस ऑफ द सिक्योरिटी जो आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन हुई है। और जरा ये भी सुन लें, JD वैंस प्राइवेटली अपोज्ड US वॉर ऑन ईरान। पॉलिटिको, अमेरिकी मीडिया ने आज बॉम्बशेल गिराया है
कि जेडी वैंस तो जंग के हक में नहीं था। जेडी वैंस जो है वो इसको अपोज कर रहा था और उसने कंसर्न शो किया कि इसमें हमें कामयाबी होने वाली नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप डिसाइडेड टू लॉन्च द मिलिट्री कैंपेन, दो ही लेटर पब्लिकली सपोर्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन। बाद में आकर उसने पब्लिकली कहा हाँ हाँ हम, और कहा था जेडी वैंस ने कि रीजनल वॉर नहीं छिड़ेगी, सब अच्छा होगा फलां। जेडी वैंस नहीं चाहता था कि जंग हो, क्योंकि उसने कहा इसमें हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। एंड जेडी वैंस वाज अपोजिंग द वॉर ऑन यमन आल्सो। तो देखें, जेडी वैंस को आगे चलकर बनना है सदर, तो जेडी वैंस देख रहा है कि भाई जो वादे हम करके आए थे कि जंगें रोकेंगे, हम तो डेमोक्रेट से भी आगे निकल गए हैं, हम तो उनसे भी वो तो ईरान की जंग छेड़ने के लिए तैयार नहीं थे, हम उनसे भी आगे निकल गए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिर किसने ये जंग छेड़ी, किसने? ट्रंप कह रहा है कि मुझे ये जैरेड कुशनर ने कहा, स्टीव विटकॉफ ने कहा, ठीक है ना, और दोनों सबसे बड़े ज़ायनिस्ट हैं। तो ये बड़ी अब पूरे अमेरिका में ये डिबेट हो रही है कि अच्छा जेडी वैंस नायब सदर इस जंग के खिलाफ था और वो कह रहा था इसमें हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम की भी जरा सुन लें। फाइनेंशियल टाइम ये लिख रहा है कि ईरान ने सम ऑफ इट्स मोस्ट एडवांस मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैव नॉट येट अपीयर्ड टू इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। ईरान ने अभी तक कुछ ऐसे मिसाइल हैं मोस्ट एडवांस उनके, एंड कुछ ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए। लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल के पास कुछ ऐसा बचा हुआ है जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? सेक्रेटरी ऑफ वॉर तो कह रहा है कि 15,000 टारगेट्स हमने किए हैं, तो B-2 बॉम्बर्स किया और F-35 किया और फलाना क्या, उनके पास तो कुछ नहीं बचा जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। ईरान के पास कुछ बचा हुआ है, और ईरान ने कुछ ऐसे फ्रंट्स हैं जो अभी नहीं खोले और वो खोल सकता है, समझे? अच्छा, अब जरा बैटल ऑफ हॉर्मोज भी सुन लें, क्योंकि जो फैसला होना है वो बैटल ऑफ हॉर्मोज के ऊपर होना है। इसको कौन कंट्रोल करता है? इंतहाई हजीमत, अब हजीमत है, अगले दर्जे की हजीमत है, और सुपर पावर का जो गुरूर है वो बगैर किसी एग्जेजरेशन के यहां पर तोड़ा जा रहा है। हॉर्मोज के ऊपर दुनिया ईरान से बात करना शुरू हो गई, और वो ईरान की जो अथॉरिटी है उसको मान रही है। अमेरिकन के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया। टर्की ने आज क्या किया है? टर्की ने स्टेटमेंट जारी की है, और वो ऐसे जाके बॉम्ब शेल गिरी है ना, जिस तरह बॉम्ब गिरता है ना, ऐसे टर्की की स्टेटमेंट जाकर गिरी। उन्होंने कहा जी हमारे तो जहाज गुजरना शुरू हो गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, लेकिन कैसे गुजरे हैं? दुनिया के तो नहीं गुजर रहे, लेकिन टर्की के कैसे गुजर गए? लिखा टर्की ने, विद द परमिशन ऑफ ईरान, ईरान से इजाजत ले लिया हमने। शिप ओन्ड बाय अस, टर्की की ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्रॉस्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज विद ईरानियन परमिशन। चपेड़े हैं, जोरदार चपेड़े हैं जो नेतन्याहू के मुंह के पर इस वक्त लग रही हैं, जोर जोर से जब वो लग रही हैं। तो टर्की कह रहा है कि ईरानियंस की परमिशन से हम गुजर रहे हैं, यानी कि अथॉरिटी किसके पास है, कंट्रोल किसके पास? अमेरिकन के पास नहीं है, नेतन्याहू के पास नहीं है, जो कहता है रीजन में ये मुल्क रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसके बॉर्डर यहां तक होंगे, इसके बॉर्डर यहां तक होंगे, ईरान में फलान रिजीम आएगी, फिर साइरस अकॉर्ड होगा। नहीं, ईरान की परमिशन से हम गुजर रहे हैं। तो ईरान ने क्या कहा था? भाई परमिशन से गुजर जाओ, बातचीत। तो फ्रांस और इटली ईरान से बात कर रहे हैं, अगर जापान और साउथ कोरिया ने भी बात शुरू कर दी तो फिर, और अगर जर्मनी और यूके ने भी बात शुरू कर दी तो फिर फ्रांस ने कहा हम ना वॉरशिप नहीं भेजेंगे। तो देखिए, बात यह है कि अमेरिकन की अथॉरिटी फारग हो गई है, अमेरिकन की क्रेडिबिलिटी फारग हो गई है। किसी को कोई एतबार नहीं है कि ये अमेरिकन नेवी आएगी और ये कल को, देखें आप उस गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं जो आपको लगता है कि ये सस्टेन कर सकती है। अगर टर्की को ये पता हो कि 4 दिन के बाद ईरान की गवर्नमेंट नहीं रहनी और अमेरिका आकर अब ये सारा कुछ कंट्रोल कर लेगा, तो टर्की इस वक्त ऐसा काम करना चाहेगा कि अमेरिका की नाराजगी मोल ले कि हम तो ईरानियंस की परमिशन से, जिसको वो दुनिया की सबसे बड़ी विलन के तौर पर पेश कर रहे हैं ईरान को और उसकी गवर्नमेंट को, उससे जाकर टर्की परमिशन ले रहा है। और परमिशन मींस अथॉरिटी, कंट्रोल। दुनिया की कोई ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर नहीं सकती, ईरान जिसको बोलेगा वही गुजर सकता है। और फिर ट्रंप आप देखिए जो कल इसने स्टेटमेंट जारी की कि ऑयल महंगा हो गया, तो आप देखें कितना हमें फायदा है, हम तो ऑयल बेच रहे हैं। तो इस वक्त फिर अरब ममालिक के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिनको ट्रंप ने जंग में ड्रैग किया। उनका ऑयल नहीं बिक रहा, लेकिन ट्रंप कह रहा है हम तो बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। अमेरिका ने बहुत बुरे तरीके से अपने आप को एक्सपोज इस जंग के अंदर कर दिया है। अच्छा, अब आगे जरा चलिए। अमेरिका को अब इस बात पर बड़ा बुरा लगा है कि टर्की कह रहा है कि परमिशन, और जो है वो फ्रांस बात कर रहा है, इटली बात कर रहा है, ये सारे ईरानियन से बात कर रहे हैं, और हम तो बड़े एक्सपोज हो रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर तुम्हारा काम क्या है और तुम्हारी विक्ट्री क्या है? और तुम कहते हो नेवी खत्म हो गई। भाई नेवी खत्म हो गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बचा हुआ है? वो उनके कंट्रोल में कैसे है? तो अब अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि पेंटागन स्टडी कर रहा है कि एडिशनल वॉरशिप जब वहां पर भेजे जाएं और ऑयल टैंकर्स को यहां से एस्कॉर्ट किया जाएगा। सब ब्लफ है ये। पहले
एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स थोड़े हैं जो आप मजीद भेजेंगे। यहां पर ये अपनी सारी दुनिया से वॉरशिप्स उठाकर यहां ले आए ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज नॉट एन ओपन ओशन। ये छोटा सा नैरो सा रास्ता है, ना यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर टिक सकते हैं, ना वॉरशिप टिक सकते हैं। ये यहां पर ये आ नहीं सकते। ये सिर्फ इस वक्त एक कोशिश कर रहे हैं कि मतलब एक जो है वो क्रिएट किया जाए, एक ऐसा माहौल कि नहीं हम आ रहे हैं, हम खुलवाएंगे और हम जो है वो एस्कॉर्ट करेंगे। कल अमेरिकी नेवी ने कहा कि हम एस्कॉर्ट कर ही नहीं सकते हैं। आज जनाब एडिशनल वॉरशिप, तो वो सिर्फ बस ऐसे ही है, ब्लफ कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो टैंकर है वो हिट हुआ है, टर्की का गुजर गया है, एक और गुजरने लगा, उसको हिट किया ईरान ने। अच्छा, अब आईआरजीसी ने 45th वेव जो है वो फायर कर दी है, और इसमें जो है वो साथ हिजबुल्ला भी। पहली बार आईआरजीसी ने कहा कि हिजबुल्ला की कोऑर्डिनेशन के साथ ये अटैक हुआ, ज्वाइंट अटैक जब हमने इसराइल पर किया। तो ये तो यानी सिलसिला ही कोई और शुरू हो गया है। पता नहीं अगले 3-4 दिन जो है वो 5 दिन इसराइल कैसे सर्वाइव करेगा इस तबाही को जो अब उसके ऊपर जवाब में आ रही है। इनको ये जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले होते हैं ना, आज आप देखिए वहां पर क्या हुआ है। वो इजरायली सोल्जर जिन्होंने सेक्सुअली अब्यूज किया था फलस्तीनियों को जेल के अंदर, आज उनके पर चार्जेस खत्म कर दिए गए। तो जो दूसरों को जुल्म और तकलीफ देना जानते हैं वो खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब जब इस जंग के शोले उधर पहुंचे हैं तो ये ज्यादा देर इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अभी तो सिर्फ 24-48 घंटे हुए हैं कि जब ये ज्वाइंट अटैक शुरू हुए हैं। अभी तो आगे आगे देखिए कि होता क्या। और ईरानियन आर्मी टारगेट सदर्न इजराइल मिलिट्री साइट्स विद ड्रोन्स, ठीक है ना। पलमाचीन एयरबेस जब उसको निशाना बनाया गया, वो जो सैटेलाइट और वो सारा, ये इनकी बहुत, यानी अगर नंबर टॉप 5 अगर हम निकालें तो उसमें से वन ऑफ दी ये है पलमाचीन। इसको हम नंबर 1 पे भी शायद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर बार बार जब ईरान हिट कर रहा है और ड्रोन्स भेज रहा है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमने सॉलिड फ्यूल जो खैबर शिकन पर्सियन गाइडेड मिसाइल हैं, सॉलिड और लिक्विड फ्यूल, मैंने आपको बताया सॉलिड फ्यूल जो है वो तैयार पड़ा है और विद इन मिनट्स आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। लिक्विड फ्यूल में आप लिक्विड उसमें दोबारा ऐड करते हैं, कुछ उसका मेंटेनेंस का काम होता है। ये बना पड़ा या चाहे 4 साल पहले बना पड़ा है, उसमें सॉलिड फ्यूल है, उसको निकालें और चलाएं, और फिर इनकी ताकत और वो सारा, इसमें एक डिफरेंस है। तो सॉलिड फ्यूल के जो खैबर शिकन पर्सियन गाइडेड मिसाइल्स हैं ये इस्तेमाल किए गए हैं। और ये सारा जो अटैक है कॉपरेशन विद नेवल फोर्सेस, विद आईआरजीसी ड्रोन यूनिट एंड विद हिजबुल्लाह इन लेबनान, ये सब ने कॉपरेशन के साथ ज्वाइंट अटैक जब किया, यानी बिल्कुल एक सोफिस्टिकेटेड वॉर जब लड़ी जा रही, सही है। और अभी यमन ने आना, ये बात ध्यान में रखें। एक और बात है, आईआरजीसी की इंटेलिजेंस ने कहा है इट इज बेस्ट फॉर आवर नेबर्स कि वो अमेरिकन को पनाह ना दें इन होटल्स में, एंड टू स्टे अवे फ्रॉम देयर लोकेशन। एक और मुश्किल में डाल दिया। अब ये हमसाय ममालिक जो है इनके लिए ये बड़ा मसला पैदा हो गया कि जिनको वो प्रोटेक्शन के लिए लेकर आए थे, उन्होंने तो उनके साथ धोखा किया कि उनके खित्ते में जानबूझकर जंग छेड़ी और खुद वहां से इवैक्यूएट कर गए हैं। खुद कह रहे हैं ऑयल बेचेंगे और उनका ऑयल बंद किया हुआ है। अगर अभी तक अरब ममालिक ने ईरान पर हमला नहीं किया तो इस साजिश को समझा तो हमला नहीं ना किया। तो अब ईरान ये कह रहा है हमसाय मुल्कों को कि अमेरिकन को पनाह ना दे, अपने होटल्स में पनाह ना दे, कहीं पनाह ना दे और इनसे दूर रहें। तो ये तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जहां जहां पर होंगे ये हमारा निशाना है, तो आप बराह करम उनसे दूर रहें। जैसे इजराइल कहता है लेबनान में दूर हो जाएं, फलां बिल्डिंग से दूर हो जाएं, फलां चीज से दूर हो जाएं, तो ईरान भी ऐसे कह रहा है। ये जनाब अली 14 दिन मुकम्मल होने को हैं और ये सूरत हाल। अच्छा, अब जरा इजरायली जो एनालिस्ट है उसकी भी जरा सुन लें। कहता है कि हमें यह ना बताया जाए कि हमने बड़ा यहां पर कंट्रोल हासिल कर लिया, हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है, और हमें यह ना बताया जाए कि हिजबुल्लाह पर हमने यह हमला कर दिया है, हिजबुल्लाह पर हमने वो हमला कर दिया है, बल्कि रियलिटी यह है कि वी आर रनिंग टू द शेल्टर्स इन पजामास। पजामा पहने हमें शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ता है, ये रियलिटी है। और हमें यह ना बताया जाए कि हमने वो हमला किया और ये हमला किया। सो अगर आप 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक अगर आप इसराइल की जो सारी जंग है उसको वन लाइनर में देखें तो यह कि इसराइल और अमेरिका ने ऑपरेशनल गोल्स तो अचीव किए हैं, लेकिन देयर इज नो वन सिंगल स्ट्रेटेजिक गोल जो उन्होंने अचीव किया। ऑपरेशनल गोल्स क्या है? फलां को असैसिनेट करना है, फलां बिल्डिंग को निशाना बनाना है, फलां टारगेट को हिट करना है, ये है ऑपरेशनल गोल्स। ये तो उन्होंने अचीव किए हैं सारे के सारे। या से वार को निशाना बनाना है, इस्माइल हानिया को बनाना है, हसन नसरुल्लाह को बनाना है, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना है, फलां फैक्ट्री को हिट करना है, फलां कॉन्सुलेट को हिट करना है। ये तो हैं ऑपरेशनल गोल्स, ये तो उन्होंने किए हैं। एक स्ट्रेटेजिक गोल बताएं जो उन्होंने अचीव किया सिवाय अल-शरा को लाने के। इसके अलावा उनका कोई स्ट्रेटेजिक गोल है जो उन्होंने अचीव किया? तो स्ट्रेटेजिक गोल्स उन्होंने कोई अचीव नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मजीद एस्केलेट किया है। जरा गजा पर तो बताएं ना कि इतने जो वहां पर इन्होंने इस मासूम लोगों को मारा है, क्या अचीव किया इन्होंने वहां से?
इसको जंग कहते हैं। बस सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है और तमाशा देखती रही है। ये वहां पर गजा में जंग हुई है। तो सिर्फ इन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सूरत हाल को एस्केलेट किया। IRGC वॉज अ हार्शर रिस्पॉन्स टू एनी न्यू प्रोटेस्ट। अच्छा, वहां पर एक प्रोटेस्ट और ये सारा करने की जब कोशिश की जा रही है तो उस पर उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल जो दिया है। और वो जो प्लेन गिरा था, एयरफ्यूल प्लेन, उसमें से 5 की पहले खबर आई, अब 6 की भी आ गई। 6 के 6 फौजी वहां पर मारे गए और जो टोटल तादाद है वो 14 हो चुकी है। 14 हो चुकी है और 150 इन्होंने जख्मी माने हुए। अब पता चले अचानक ये कहें कि 200 से ज्यादा जख्मी है, तो ये कैजुअलिटीज के नंबर बढ़ रहे हैं। अब 14 जो है वो टोटल तादाद हो चुकी है। अमेरिकन सोल्जर्स की टोटल तादाद 14 हो चुकी है। फॉरेन पॉलिसी ने क्या लिखा है? ट्रम्प्स वॉर ऑन ईरान सिग्नल्स डीपर शिफ्ट इन यूएस ग्लोबल पावर। अमेरिका ताकतवर नहीं हो रहा है, अमेरिका कमजोर पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल ये देखना है कि उसने ईरान को तबाह करना है, लेकिन अगर बदले में ईरान ने इजराइल को तबाह कर दिया और उसका बहुत नुकसान हो गया तो फिर इजराइल की जंग काम नहीं आएगी। वैसे अमेरिका कमजोर पड़ जाए, ये देखें, बात यह है कि अमेरिका कमजोर पड़ेगा तो इजराइल को तो आज तक अमेरिका ही बचाता आया ना। लेकिन बहरहाल वो चूंकि किसी के इत्तेहादी नहीं है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। यूरोप का क्या सत्यानाश हो जाए, अमेरिका का क्या नुकसान हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना देखना है। अब अगर साथ साथ इजराइल का भी नुकसान हो जाए तो फिर अच्छा, अब फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है कि जनाबे अली अमेरिकी जो ग्लोबल पावर है वो डिक्लाइन कर रही है। जो ट्रंप की यूनिलैटरल फॉरेन पॉलिसी है कि ना किसी से पूछना है ना किसी को एतमाद लेना है, डिक्लाइन ऑफ यूएस ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, रीशेपिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ईरान ने क्या कहा था? ईरान ने यही कहा था ना कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर को हिला देंगे। तो ये इंटरनेशनल ऑर्डर तो हिल गया है, फॉरेन पॉलिसी कह रहा है। अच्छा, एक्सियस ने लिखा है कि ट्रंप की जो जंग है ईरान पर मुसल्लत की गई, सिग्नल्स लीव एलायंस बैफल्ड एंड गैसिंग। इत्तेहादी इस वक्त शदीद परेशान हैं और अमेरिका के ऊपर बहुत नाराज हैं और ना उनसे पूछा गया है ना उनको यह पता है कि आगे क्या होना है। एक मुकम्मल अनसर्टेनिटी है और वो गैस कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, जंग खत्म होगी नहीं खत्म होगी, ये मुल्क आ जाएगा, ऐसे जंग फैल जाएगी, वो बस गैस कर रहे हैं। तो एलायंस है वो बिल्कुल। अब देखें, वो उधर से गुस्सा, ट्रंप ओमान को खिलाफ ट्वीट कर रहा है, लिंडसे ग्राहम जब वो यूएई और सऊदी अरेबिया खिलाफ ट्वीट कर रहा है कि ये जंग क्यों नहीं कर रहा है, ये ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे। तो उनको ये बड़ी तकलीफ है कि ये जाकर क्यों ईरान पर हमला नहीं कर रहे। तो उन्होंने कौन सा कहा था तुम जाकर हमला करो? इनका तो जवाब तब बनता है ना कि इन्होंने अरबों ने अमेरिका को कहा कि ईरान पर हमला करो और खुद पीछे बैठ गए, फिर तो जवाब बनता है। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ईरान के साथ मामला अच्छे हैं और हम बिल्कुल जंग चाहते ही नहीं है, तो तुमने जानबूझकर ईरान की जंग छेड़ी है, फिर उनको क्यों कह रहे हो? और उल्टा उनके मुल्कों को ड्रैग करके उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और खुद कह रहा है मैं ऑयल बेच रहा हूं और उनके मुल्कों को जंगों में ड्रैग किया हुआ है और उनका इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम की भी जरा खबर सुन लें। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने डिप्लीट कर दिया है अपने ईयर्स ऑफ म्यूनिशंस को इन अर्ली वीक ऑफ ईरान। ये तो जब इसका फॉल आउट आएगा ना इस जंग का, फिर पता चलेगा। जदीद तरीन जो असलहा है, जदीद तरीन म्यूनिशंस हैं जिनको बनाने में दहाइयां लगती हैं, वो एक वीक के अंदर इन्होंने खत्म कर दिया, बहुत डिप्लीट कर दिया। और अब 2 हफ्ते हो गए तो बहुत ज्यादा इनका स्टॉक पाइल जो नीचे चला गया, जो ऑलरेडी नीचे था ड्यू टू यूक्रेन वॉर एंड ड्यू टू इजरायली एग्रेशन ऑन गाजा एंड लेबनान एंड ईरान। ये इनका स्टॉक पाइल और पहले से ही नीचे था। अब जो बरह रास्त ये आए हैं और कह रहे हैं 15,000 टारगेट सेट किए हैं, तो फिर यहां पर जब वो जो बहुत एडवांस टू द एडवांस लेवल के म्यूनिशंस हैं वो यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो एक तो कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जा रही है और दूसरा ये म्यूनिशंस बनाना इतना आसान नहीं है। अब इनके लिए कई दहाइयां चाहिए, कम से कम 1 दहाई तो चाहिए स्टॉक पाइल को यहां तक लाने के लिए। बिल्कुल जो हाई एंड वेपन्स हैं, मतलब बहुत एडवांस दर्जे के, वो यहां पर सारे के सारे उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। फिर जो इंटरसेप्टर खत्म हो रहे हैं, सो हैवी रिलायंस ऑन प्रिसीजन वेपन्स। क्रूज मिसाइल उन्होंने इतने इस्तेमाल किए हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। और आखिर में एक सर्वे भी देख लें, मेजॉरिटी ऑफ ईरानियन अमेरिकन सपोर्ट डिप्लोमेसी विद ईरान। ईरान के साथ डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और ये ईरानियंस है ना, ये ईरानियन वो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, वो सारा टोला अब कह रहे हैं डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और जो वेस्टर्न मीडिया है वो जिस तरह से इस जंग को पोर्ट्रे कर रहा है, वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसको याद रखा जाएगा। जिस तरह से वो इस पर कवरेज कर रहे हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, अपने राज करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।